श्री राजीव शुक्ला, इनको भी आधा घंटा दीजिए सर। है आधा घंटे ऐसा है जयराम जी। नहीं धन्यवाद चेयरमैन सर। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के अभी मेरा टाइम एक सेकंड राजीव लेट मी टाइम जुड़ जाएगा मेरा। लेट मी क्लैरिफाई। भारतीय जनता पार्टी had more than 4 hours and leader of the house indicated before all of you time may be taken, and sometimes out of deference we do not intervene or interrupt, and I'm grateful to the house for living up to very high standards. Shri Rajiv Shukla, धन्यवाद सभापति महोदय 15 मिनट्स कि आप 15 मिनट बताइए सर कैसे काम चलेगा। एक्स्ट्रा भी तो पार्टी का टाइम है सर। मैं तो देवगढ़ा जी का पुराना ही शिष्य हूँ, तो मुझे तो 15 मिनट When you एक्स्ट्रा will और be दे at the age of दीजिए। 92, when you will be at the age of 92, I will not look at the watch. Have my assurance, wherever I may be. सबसे पहले तो मैं निर्मला सीतारमन जी को बधाई देता हूँ कि उन्होंने 7वां बजट पेश किया। इस सरकार में इतने लंबे समय तक एक मंत्रालय में रहने बड़ा मुश्किल काम है और उसमें उन्होंने सफलता हासिल की, तो इसलिए बहुत बहुत बधाई की पात्र हैं वहाँ से। राजीव जी बधाई पूरी दीजिए। वो पहली वित्त मंत्री हैं जिन्होंने ये माइलस्टोन अचीव किया है। एडिशनल चार्ज इंदिरा जी ना तो सर पहली हैं, and she the first full-time finance minister, woman finance minister of the country. Indira Gandhi was first. हाँ I say first full-time. फुल टाइम I would urge Jairam Indira Ramesh. Gandhi was full time, sir. Sir. Indira Gandhi was full time. Sir. How can you say Indira Gandhi is part time? Sir. Who said so? You are Nothing will go on record. implying that. What is this? Full time. No, you are getting this. My very good friend, Mr. Chidambaram is not here. He called all of us as part-timers. He called all of us part-timers. No one here is part-timer. And we have enormous respect for Indira ji. There is none in the house. Don't create controversy. Nothing will go on record. Don't create controversy. Don't create controversy about our leaders. Don't distort. We value each and every leader sitting this side and that side. They are highly respected. has never Every said time to create a controversy, I think we must get over it. Mr. Rajiv Shukla. जी सर बजट की भाषण पे जब बजट पे भाषण दिया तो हमेशा से एक परंपरा रही है कि चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो अपने सुझाव देते रहे। और पहले तो ये था कि सत्ता पक्ष में जो लोग बैठे होते थे वो तक भी बजट की कुछ कमियां हैं तो उसकी आलोचना करते थे और न वित्त मंत्री और न सरकार किसी को बुरा नहीं लगता था। लेकिन अभी तो क्या है कि जरा सा भी कुछ बोल दे तो हंगामा, और उधर जरा सा कुछ हो तो सिर्फ ताली बजाने के अलावा कुछ नहीं है। बिना ये अनुभव किए हुए कि एक पुराना शेर है, वो ताज़ा दम है नए शोभ दे दिखाते हुए, आवाम थकने लगा तालियां बजाते हुए। आप भले बजाएं, आवाम थक गया ताली बजाते बजाते सुन के। तो ये जो है वो मुश्किल इस बजट में भी परिलक्षित हो रहे। यार नीर भाई तुम यार मत बोलो, तो पुराने दोस्त हो तुम, काहे को जब आगे होगा नॉमिनेशन तो हम भी साथ चलेंगे सिफारिश करने, इसलिए चिंता हाँ इसलिए शांत है ना। तो क्या है ना कि कुछ हमें लग रहा था कि कुछ का साथ सबका विकास, इस बजट में लग रहा है कि कुछ का साथ और कुछ का विकास। अगर आप एक ट्रेन लें यहाँ से कन्याकुमारी की तो ऐसा कोई राज्य रास्ते में नहीं पड़ेगा जिसमें कोई नया प्रोजेक्ट इस बजट से लगाया जा सके, सब कुछ खाली है। और यहाँ में एक बात जो ज़्यादातर विपक्ष के वक्ताओं ने कही है उससे हम सहमत नहीं है कि साहब सब कुछ बिहार को दे दिया और सब कुछ जो है आंध्रा को दे दिया। आंध्रा बिहार वाले रो रहे हैं कि कुछ नहीं मिला है। मेरी उनकी सत्तारूढ़ दल उनके एमपी से बात हुई, एक दो मैं नाम नहीं लूँगा, उनका सब कुछ नहीं मिला है। सिर्फ अमरावती राजधानी के लिए कुछ दे दिया जो देना ही था। कोई भी सरकार होती तो राजधानी को उतना पैसा देती है, बाकी उनको कुछ नहीं दिएगा चंद्रबाबू नायडू जी को। और बिहार में एक पावर प्लांट और एक सड़क, और उसमें भी सुना है मैंने कि जो वो भी दिया है जो अमरावती वाला, उसमें भी कहा है कि विश्व बैंक से फाइनेंस हम करा देंगे, उसमें स्टेट को अपना शेयर देना पड़ेगा। तो मैं इस पर निर्मला जी से
एक्चुअली स्पष्टीकरण चाहूँगा कि वो जो उन्होंने आंध्र प्रदेश को दिया है वो क्या है, डायरेक्ट उन्होंने इसकी मदद दी है या विश्व बैंक के जरिए। दूसरी चीज़ ये है कि बिहार में भी जो दिया है वो पैसा किस मद में दिया जाए, क्योंकि उनकी ओरिजिनल मांग जो थी वो थी कि हमें जो है स्पेशल स्टेटस, विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, क्योंकि मैं योजना मंत्री तो हर बार जो है कि बिहार से मांग आती थी विशेष राज्य का दर्जा, और नीतीश जी बार बार इस बात को बोलते थे, तो ना उनको विशेष राज्य का दर्जा दिया गया और ना चंद्रबाबू नायडू जी चाहते तो उनको दिया गया, तो उनको भी कुछ नहीं मिला है। तो एक्चुअली ये बजट ऐसा है जिसमें पहली बार है कि किसी को कुछ मिला ही नहीं है। अब मैं बारी बारी से शुरू करूँगा कि पहले किसको नहीं मिला। मैं बिल्कुल देवगढ़ा जी ने जो कहा उससे सहमत नहीं हूँ। कृषि मंत्रालय की बात करें, कृषि की सबसे ज़्यादा किसान परेशान आज की तारीख में। अगर आप उसी की बात करें कृषि विभाग की, तो कृषि विकास दर घटकर 1.4% रह गई, और उसको जो एलोकेशन हुआ, जो पैसा दिया गया है वो 3.15%, जबकि वो पहले 1% और ज़्यादा था, इससे 4.5% था। वो जो है 3.15% एलोकेशन रह गया। किस लिए उन्होंने इसमें घटाया मेरी समझ में नहीं आया। इसके बाद फर्टिलाइज़र सब्सिडी, जो किसान को खाद की सब्सिडी दी जाती थी, सहायता दी जाती थी, उसको भी 1,88 करोड़ से घटा के 1,64 करोड़ कर दिया गया। फूड सब्सिडी भी कम कर दी गई है। तो जो किसान, जिसको आप कहते हो हम किसान के लिए कर रहे हैं, किसान भगवान है, यहाँ शिवराज जी बैठे थे, किसान भगवान है, भगवान का तो प्रसाद ही आधा काट लिया। मंदिर में जो प्रसाद चढ़ता तो वही आधा काट लिया और कह रहे हैं हम भगवान किसान हैं। तो किसान के साथ जो है अन्याय किया है, भगवान करे ऐसा अन्याय कोई और सरकार न करे किसानों के साथ। दूसरी चीज़ ये कि रेल बजट की परंपरा खत्म हो गई। वो चीज़, रेलवे भी एक ऐसा है जो आम जनता से जुड़ा हुआ, उसकी क्या मज़ा आता था जब रेल बजट पेश होता था। पहले से एमपी तैयार हो जाते थे, सब अपनी अपनी मांग उठाते थे, कोई रेल लाइन मांगता था, कोई नई ट्रेन मांगता था, कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था। वो एक उत्सव जैसा होता था रेल बजट। वो सारा ख़त्म करके आपने इसके अंदर डाल दिया। अब इसमें रेल बजट की क्या भूमिका रहेगी। वो बजट 1.5 घंटे को पढ़ा जाता था, इसमें डेढ़ बार नाम भी नहीं लिया गया रेल का, सिर्फ एक बार रेलवे का नाम लिया गया। तो इसका मतलब बजट में रेलवे को कोई स्थान ही नहीं है, रेलवे की पूरी तरह से उपेक्षा है। अगर आप देखें तो जो इन्फ्लेशन के हिसाब से भी, जो इन्फ्लेशन के हिसाब से भी और दूसरी चीज़ों के हिसाब से जो वादा किया गया था, जितने प्रतिशत उसका बजट बढ़ाना चाहिए, सिर्फ 5% बढ़ाया गया। उससे कोई नई सुविधाएं क्रिएट नहीं हो सकती है। अगर रेलवे की स्थिति देखी जाए तो बहुत बुरी हालत में है, और उसके लिए कोई प्रयत्न नहीं किए जा रहे हैं। अगर मैं, क्योंकि मैं जानबूझ के एम्फेसिस रेलवे पे दे रहा हूँ इसमें, क्योंकि और विषयों पे हमारे बहुत लोगों ने बोला है। आप अगर देखें तो जितने जो सीएजी की रिपोर्ट के हिसाब से, जो पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस और इसका ये सीएजी की रिपोर्ट है, उस हिसाब से जो है आपने इसमें कहीं कोई प्रावधान नहीं किए हैं, और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इसीलिए गिरती जा रही है। 2023 के बजट में सीएजी रिपोर्ट ने कहा था मतलब 68,269 करोड़ का घाटा था पैसेंजर, उसमें वादा किया गया कि हम फ्रेट के जरिए पूरा करेंगे। लेकिन आज फ्रेट के लिए भी, जो फ्रेट जर्नी के जरिए जो है, जो ट्रेन ऑपरेशन से, उसके जरिए भी कुछ भी जो है नहीं किया जा रहा, बल्कि उसकी स्पीड जो है, जो स्लो जर्नी 50 से 51 किलोमीटर पर घंटा रह गई है, जो कि मिशन रफ्तार जो नारा दिया गया था उसके हिसाब से कुछ भी नहीं है। और वंदे भारत के अलावा और बाकी ट्रेन का बुरा हाल है, उनकी स्पीड बहुत नीचे है। दूसरे कवच सिस्टम, उसको लेके भी बहुत ज़्यादा ही कहा गया था। कवच सिस्टम सिर्फ 1465 किलोमीटर ट्रैक पे है, बाकी देश में कहीं कवच सिस्टम, इसलिए रोज़ आए दिन जो है दुर्घटनाएं हो रही हैं। मैं सरकार से अपील करूंगा, अनुरोध करूंगा कि कम से कम इसमें 3000 किलोमीटर तक तो कवच सिस्टम लागू किया जाए वहाँ पे, और इसको आगे और बढ़ाया जाए ताकि दुर्घटनाएं ना हो। आम लोग उससे परेशान होते, लोग परेशान होते हैं। और जो पीपीपी मॉडल्स में जो विकसित करना था, चाहे रेलवे की प्रॉपर्टीज हो, चाहे रेलवे की एसेट्स हो, उस मामले में भी कुछ नहीं अभी तक किया जा रहा। कोई बजट में ऐसा उसमें जो है हमें कोई प्रावधान देखने को नहीं मिला है। और जो इसके अलावा जो एसेट्स की चोरी हो रही है, जैसे बिहार में 500 टन का जो रेलवे ब्रिज था वही लोग उखाड़ के ले गए, और पता नहीं आज तक कि कौन ले गया।
तो रेलवे संपत्ति की जिस तरह से चोरियां हो रही हैं वो भी रोकने में नाकामी है। तो मेरा यही आपसे अनुरोध है कि इस तरफ भी रेलवे बजट की तरफ भी लोग देखें और उनको ये जो है सरकार उसमें अच्छी ही करके करे। एक चीज़ जुडिशरी के बारे में बोलें, बहुत कम शायद संजय सिंह ने बोला था, सर जुडिशरी का भी इसमें कोई जो है वित्तीय प्रावधान नहीं किए गए। जुडिशरी की हालत बहुत ख़राब, अभी तक तो लोअर जुडिशरी तो वर्स्ट पोजीशन, अगर आप देखो केसेस बहुत हैं, न कूलर हैं, न एसी है, न कुछ है, लोग खड़े रहते हैं, मजिस्ट्रेट जज भी परेशान रहते हैं, लेकिन वो राज्यों का विषय है, इसलिए हम उसको नहीं करें। केंद्रीय बजट में कम से कम हाई कोर्ट्स और जो है ये सुप्रीम कोर्ट का उसका तो ध्यान रखना चाहिए। वहाँ जैसे सुप्रीम कोर्ट में आप आज ही अखबार में छपा है कि इतनी ज़्यादा केसेस की पेंडेंसी सुप्रीम कोर्ट में हो गई है कि वहाँ कम से कम अगर 40 सुप्रीम कोर्ट के जज की स्ट्रेंथ बढ़ा के करनी चाहिए। पहले 31 से 33 34 की थी सरकार ने, लेकिन मुझे लगता है कि कम से कम 2-3 बेंचेज की और ज़रूरत है, लेकिन इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। तो इसलिए सरकार को इनमें और हाई कोर्ट्स में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना चाहिए, जजेज की वैकेंसी जो बाकी उनको बढ़ाने के पूरा करना चाहिए, और ये नहीं कि हमेशा खाली रहे जजेज की वैकेंसी। उनको दूसरा सुझाव मेरा ये है कि उसमें जो है वो सुप्रीम कोर्ट में स्ट्रेंथ बढ़ाएं, हाई कोर्ट में जहाँ स्ट्रेंथ कम है वो बढ़ाई जाए। कर्नाटका जैसा हाई कोर्ट सिर्फ 30 जज है, तो जो है उनको बढ़ा के जो है इस स्ट्रेंथ को बढ़ा के, और इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज तक कभी पूरे जज आए नहीं, 160 की स्ट्रेंथ है लेकिन आज तक 80-90 से ऊपर जा ही नहीं पाए, 100 भी नहीं टच किया। तो जजेज की वैकेंसी भरी जाए और इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत पैसा खर्च करना चाहिए जुडिशरी के मामले में। तीसरा ही कि MSME सेक्टर माने छोटे और लघु उद्योग और व्यापारी, उनकी बहुत बुरी हाल है और उनको मार दिया है GST ने। GST के कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिनको तत्काल सरकार को बदलना चाहिए। जैसे अगर कोई गवर्नमेंट के साथ व्यवसाय करता है तो गवर्नमेंट को उसने अपना काम करके बिल रेज किया तो उसको तुरंत GST देनी पड़ती है, और गवर्नमेंट का पेमेंट आता है साल भर बाद, 6 महीने बाद। उसी में कंपनियां डूब रही हैं क्योंकि उनको साल 6 महीने तक वो कहाँ से करेंगे, या तो लोन लेके GST अदा करें। तो ये GST जिसका इतना बड़ा हुआ किया गया था कि साहब ये देश अब कर सुविधा, कर सरलीकरण से बिल्कुल ये हो गया और सेंट्रल हाल में फंक्शन हुआ था, जैसे देश आज़ाद हो गया, ऐसा लग रहा है कि देश कर से आज़ाद हो गया। वो समस्या इतनी बड़ी बन गई है कि लाखों उद्योग डूब गए, और सख्ती GST के अधिकारियों को पावर बहुत दे दिए गए, सर किसी को भी गिरफ्तार कर सकते, कहीं भी छापा मार सकते, उससे व्यापारी बहुत परेशान है। तो ना तो कोई अपने उद्योग को बढ़ा रहा, ना तो कोई अपने व्यापार को बढ़ा रहा है, बल्कि जो जैसा चुप बैठा हुआ है। तो नौकरियां कहाँ से आएंगी? ये चीज़ सीधे रिलेटेड एम्प्लॉयमेंट्स, जो बड़े बड़े लोग हैं वो सब चले गए विदेश छोड़ के, यहाँ का देख के जिस तरह से हाल था वो बाहर आपने देखा, आप उसकी रिपोर्ट मंगा लीजिए जो आई है, कितने लाख उद्यमी एंटरप्रेन्योर्स देश छोड़ के बाहर बस गए, यहीं से पैसा लेके तो गए। वादा था काला धन लाने का, लेकिन इस तरह से 15 लाख के करोड़ के करीब बाहर चला गया। लोग बाहर जाके वो जो है वो इंडस्ट्री लगा रहे हैं और वहाँ जाके रह रहे हैं। तो ये जो है बहुत ही खतरनाक चीज़ है देश की अर्थव्यवस्था के लिए, हमें इसकी तरफ देखना चाहिए। और ये डायरेक्टली लिंक्ड है एम्प्लॉयमेंट की समस्या से, जो सबसे बड़ी समस्या। आज आप क्यों आप उसमें आए, आपका बहुमत क्यों नहीं आ पाया? आप इस चीज़ को समझ ही नहीं पाए। जहाँ 5-5 लाख से जीते थे, आज 1.5 लाख, 1 लाख 50,000, 20,000 से जीते और तमाम जगह हार गए। वजह क्या है? भयानक बेरोजगारी है, नीचे परेशान है लोग। एक तो बड़ी जल्दी लॉकडाउन लगा दिया 4 घंटे के नोटिस पे, तो लोगों का अगर 3-4 दिन का टाइम देते, मुफ्त ट्रेन चलाते, लोग पहुंच जाते। अब वो जो कष्ट में गए हैं, परिवार सब सर पे 7-7 दिन 10-10 दिन पैदल चल के, उनके अंदर डर बैठ गया। वो वापस ना गुजरात आना चाहते, ना महाराष्ट्र आना चाहते, ना पंजाब जाना चाहते, कहीं नौकरी के लिए नहीं जाए, क्योंकि उनको डर लगता कभी कुछ हो गया तो हम दोबारा स्थिति नहीं झेलेंगे। ये मैं कोई आलोचना नहीं सरकार कर रहा हूँ। तो इसलिए वो लेबर की कमी हो गई। पंजाब में कुछ आप बने, रियल इस्टेट में बिल्डर्स को लेबर नहीं मिल रहा। पूरे गुजरात में, सूरत वगैरह में लेबर की कमी, क्योंकि लोग आ नहीं रहे। अब वो गांव में सिर्फ रह रहे हैं, जो भी अनाज वगैरह मिलता है उससे काम चला रहे हैं, इससे लेबर। तो जो देश की स्ट्रेंथ थी कि 60% यूथ पॉपुलेशन जिसका फ़ायदा हमें मिलता, वो आज गाँव में बैठी हुई चुपचाप। उसको जो है अब वो वापस नहीं, वो कोशिश करनी चाहिए कि हम उसको वापस लाएं। और जो आपने ये स्किल की दिए, ट्रेनिंग इंटर्नशिप की जो स्कीम अनाउंस की है, तो मैं अभी फिक्की में लोगों से बात कर रहा था, जहाँ सब आए थे कॉर्पोरेट के लोग, वो कहते हैं इसमें क्लियरिटी नहीं है, क्यों किसको कितना देना पड़ेगा,
1 साल के लिए 5,000 रुपये देना, तो किसको देना और इसका क्राइटेरिया क्या है? उनको शायद ये बताया गया कि वॉलंटियरली जो लेना चाहे ले, ना लेना चाहे ना ले। तो ये कैसे फिर 1 करोड़ लोगों को, एक तो वादा था अब तक 10 साल में 20 करोड़ को नौकरी देनी थी, 1 करोड़, चलो 1 करोड़ के लिए वो भी इंटर्नशिप है 1 साल के लिए 5,000 रुपये की। वो क्लैरिटी मैं वित्त मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि दें कि जो इंटर्नशिप स्कीम है उसमें क्या, किस ढंग से इंटर्नशिप स्कीम लागू होगी और उसका पूरा जो प्रावधान उन्हें सदन में बताना चाहिए, ना कि बाद में रूल्स अधिकारी बना दें और पता हम लोगों को न चल पाए और इससे लोगों का कोई फ़ायदा ना हो। वो भी बहुत गलत काम हो जाएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर 1 लाख करोड़ कम कर दिया, कहाँ से रोजगार आएगा, कहाँ से लोगों को काम मिलेगा? इतनी मुश्किल है कि पूछो मत। इसलिए इसलिए बहुत ज़रूरी है। ग्लोबल इंडेक्स में भुखमरी के जो है वो 111 नंबर पे, बताइए 128 पूरे, हम ऊपर 111 नंबर पे, हमसे बेहतर जो है बाकी 110 देश है। तो ये भी बहुत जो है दुख, मतलब एक इस तरह से एक ऐसी बात है कि जिसकी हम ये सलाह दे रहे हैं, कोई हम आलोचना नहीं कर रहे हैं। किन चीज़ों पे वित्त मंत्री जी को बहुत मजबूती से ध्यान देना चाहिए, वरना स्थिति जो है लगातार बिगड़ती जाएगी। आडवाणी जी ने जैसे कहा था ना कि मजबूत सरकार और मजबूत नेतृत्व, ये मजबूर सरकार वाला जो है मुझे स्थिति लग रही है, जिसको कम से कम ध्यान दे के ये करना चाहिए। बाकी सर मैं यही कहूँगा आखिरी में, क्योंकि टाइम हमारा ख़त्म हो रहा है, कि अच्छी बात है, ताली सब लोग बजाएं, प्रशंसा करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखिए, जो तब मैंने 14 में भी ये शेर पढ़ा था और आज शेर पढ़ रहा हूँ, बस ये कि शोहरत की बुलंदी भी एक पल का तमाशा है। तब नहीं मान रहे, सबने विरोध किया था कि शोहरत की बुलंदी भी एक पल का तमाशा है और जिस साख पे बैठे वो टूट भी सकती है। तो अभी आधी टूटी है, पूरी तरह टूट सकती है, इसलिए ध्यान रखो। धन्यवाद राजीव जी। शांतिपूर्वक माननीय श्री साकेत गोखले जी, धन्यवाद। माननीय श्री साकेत गोखले 10 थैंक यू मिनट। सर।